उसके बाद आगे आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान के जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं। हमने कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था इसमें, जो आपके राजस्थान के पहले आपने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, उसके बाद अपना पूरा का पूरा क्या कर लिया, अरावली प्रदेश के बेसिक चीजें। अब अरावली का विस्तार वगैरह हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से जिले में विस्तार है और कौन सा अक्षांशीय विस्तार है, कौन सा देशांतरीय विस्तार है, ऊंचाई कितनी है, किस तरफ विस्तार अधिक है, कहाँ कौन सी जिले में, ये चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषताएं पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समक्ष है, जिसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई है। यानी अरावली विश्व की दोस्तों प्राचीनतम जो आपकी वलित पर्वतमाला का भाग है, यह उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन जो पर्वतमाला है उसके समक्ष मानी गई है। और यह दोस्तों राजस्थान में जल विभाजक की महान विभाजक है दोस्तों। अब राजस्थान का देखा जाए अरावली, तो आपके जो पूर्वी भाग है वर्षा इसमें कम होती है। आपके जो नदियां हैं दोस्तों, जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, ज्यादातर इस साइड ये दोस्तों, जो आपके इस क्षेत्र में हो जाएगा आपके अरावली से इस साइड नदियां कम निकलती है, यानी जल विभाजक का भी कार्य करते हैं। ऐसा थोड़ी इस साइड से नदी आकर इस साइड जा रही, नहीं जा रही ना, यानी जल विभाजक का कार्य भी अरावली ही करती है। यह प्रदेश राजस्थान के दो भौगोलिक प्रदेश मरुस्थलीय व गैर मरुस्थलीय भागों में विभाजित करता है। यानी अरावली की इस साइड क्या है, मरुस्थल, और इस साइड क्या है अलग आपका गैर मरुस्थल। यहाँ पे क्या नहीं है, मरुस्थल नहीं है। तो यानी आपका राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाले भी दोस्तों अरावली है, और मरुस्थल और आपके गैर मरुस्थल को भी अलग करने वाले भी दोस्तों कौन सी, अरावली। अरावली पर्वतमाला में अनेक नदियां हैं, बनास, लूणी, बेड़च, खारी, कोठारी, सुकड़ी, साबरमती, जिनका उद्गम स्थल, यानी राजस्थान की अधिकांश नदियां का उद्गम स्थल कहां से है, अरावली से। अरावली पर्वतीय प्रदेश मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, क्योंकि जो अरावली आप मरुस्थल दोस्तों एक जगह थोड़ी रुकेगा, मरुस्थल तो आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, नाचना, सॉरी मार्च, ये मार्च मार्च सॉरी नाचना, तो सर्वाधिक नाचना में दोस्तों विस्तार हो रहा है इसका। और नाचना अपने जहां पर स्थित है दोस्तों, नाचना गांव के अंदर जहां सर्वाधिक दोस्तों नाचना स्थान पर विस्तार है इसका, और मरुस्थल का आगे बढ़ना मार्च कहलाता है। और उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग दोस्तों 2800 मीटर थी, लेकिन अपर्दन परिक्रम परिणाम स्वरूप दोस्तों अरावली आपके वर्तमान अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। लेकिन जब तक दोस्तों इसका अरावली उत्पत्ति हुई थी तब कितनी थी, 2800 मीटर। उसके बाद दोस्तों मानवीय दोस्तों लोग हैं, अरावली का क्या कर रहे हैं दोस्तों, नष्ट करने का कार्य करें, खनिज निकाल रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो ऊंचाई क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक दिन दोस्तों ये हो जाएगी एकदम नाम मात्र समांतर। फिर आप खनिज कहां से निकालोगे दोस्तों, एक सोचने का विषय है। लेकिन सरकारें, जो भी व्यक्ति है, मानवीय दोस्तों लोग हैं, ये आपके इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनका दोस्तों कुछ उपचार नहीं है, बस निकालते जाओ निकालते जाओ। हम पृथ्वी के साथ अपना कर रहे हैं दोस्तों व्यवहार, जिस प्रकार हमारा दोस्तों पृथ्वी वापस रिटर्न जरूर करेगी, लेकिन कब करेगी वो दोस्तों सोच समझ के ही करेगी। अरावली पर्वतीय प्रदेश को धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट चट्टानों की प्रधानता है। इस कारण अरावली धात्विक खनिज जैसे लोएस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी, यानी आपके राजस्थान में धात्विक खनिज की दृष्टि से देखा जाए संपन्न प्रदेश कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर आपका लोएस्क मिल जाएगा, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी, ये सर्वाधिक दोस्तों आपको सोने के खाने भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सोना ज्यादा नहीं निकलता दोस्तों, चांदी वगैरह ज्यादा दोस्तों, ठीक है ना। यानी धात्विक खनिज आते हैं, वो सर्वाधिक संपन्न प्रदेश यही है, और अधात्विक संपन्न प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला हिमालयी पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव विविधता अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है। यानी सर्वाधिक वन संपदा यहाँ पर देखने को मिलती है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए वो सर्वाधिक है, जैव विविधता आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा, पर्वतीय मृदा जिसे कहते हैं इंसेप्टिसोल का विस्तार। लाल मृदा दोस्तों किसके लिए उपयोगी है, मक्का। कौन सी दोस्तों फसल के लिए, मक्का के लिए लाल मृदा उपयोगी है। इंसेप्टिसोल आपकी लाल मृदा, पर्वतीय मृदा दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 3 अफवाह तंत्र है दोस्तों, आंतरिक पर्वतंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, अरब सागर नदी तंत्र दोस्तों। यानी आप आगे हम दोस्तों नदियां पढ़ेंगे,
तो दोस्तों कुछ नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र यानी अंदर ही दोस्तों क्या हो जाती है, राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। कुछ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कुछ अरब सागरीय तंत्र के अंदर अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी अधिकांश नदियां राजस्थान से उद्गम है दोस्तों, और अरावली से, और वो आपके अरब सागर में भी कुछ जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी के अंदर भी, कुछ आंतरिक प्रवाह तंत्र का भी भाग है। नदियां पढ़ेंगे तब और इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आंतरिक प्रवाह तंत्र कौन सी नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली कौन सी नदियां हैं, अरब सागर की तरफ जाने वाली कौन सी नदियां हैं। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आदिवासियों की आश्रय स्थल ही कहते हैं। यानी सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र जो लोग हैं दोस्तों, ये कहां पर रहते हैं दोस्तों, आपके अरावली पर्वतमाला में। अब अरावली जिस प्रकार अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग विभाजित किया था, उसी प्रकार हम अरावली को दोस्तों अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे दोस्तों, एक तो 3 भागों में, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और इसके मध्य आपकी अरावली, मध्य अरावली, 3 भागों में। अब उत्तरी अरावली कौन सी हो जाएगी, जो उत्तरी जिले आ जाएंगे राजस्थान के, जो अरावली के उत्तरी जिले हैं वो आपके, यानी जयपुर से खेतड़ी तक आपका, जयपुर से खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर, झुंझुनू। उत्तरी अरावली प्रशासनिक दृष्टि से 5 जिले हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। अब मैं इनमें जिले खुद लिखवाऊं दोस्तों, एक बार आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि इनका जिले लिखवाने हैं या नहीं दोस्तों। मैं नवीनतम जिले नहीं लिखवाना चाहता, अगर फिर भी आप ऐड करना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा, अगर आप कहोगे तो ही लिखाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर जब तक नहीं पूछता, तो मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर अपडेट नहीं होगा तब तक। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 450 से 700 मीटर दोस्तों, कितने, 450 से 700 मीटर। इस क्षेत्र में तोरावाटी, शेखावाटी, अलवर व जयपुर की पहाड़ियां शामिल है। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें, शेखावाटी क्षेत्र वाला, जो सीकर वाला, तोरावाटी क्षेत्र आ जाएगा। तोरावाटी में कौन सी आती है दोस्तों, जल्दी से बताओ, अलवर जयपुर वाले की पहाड़ियां। उत्तरी अरावली का विस्तार सांबर से उत्तर पूर्व की ओर, सांबर आपकी जेल है उसके दोस्तों उत्तर पूर्व में है आपका उत्तरी अरावली का विस्तार। और उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां, सर्वाधिक चोटियों से प्रश्न बनते हैं उत्तरी अरावली से दोस्तों, और ज्यादा प्रश्न इजी बनते हैं, लेकिन अरावली की चोटियां है ना, वो सारी याद होनी चाहिए। पूरी अरावली की चोटियां दोस्तों क्रम वाइज, और आजकल एग्जामिनर ट्रेंड अलग है दोस्तों उनका, उत्तरी अरावली की अलग पूछता है हाईएस्ट चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की कौन कौन सी चोटियां, और आपके दक्षिण अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं। तो सर्वप्रथम उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें, जो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर दोस्तों, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी 1055 मीटर, जो कहां पर आपकी, सीकर के अंदर। उसके बाद खो, ये जयपुर के अंदर 920, बहराज ये अलवर के अंदर 792 मीटर, बरवाड़ा जो जयपुर के अंदर है 786 मीटर, बवाई झुंझुनू के अंदर है दोस्तों 780 मीटर, बिलाली अलवर के अंदर 775 मीटर। 2-3 बार पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे तब याद होगी दोस्तों। बेराट जयपुर में 704, सरिस्का अलवर में 677, भानगढ़ अलवर के अंदर 649, जयगढ़ जयपुर में 648, नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर, अलवर किला जो अलवर दोस्तों आपकी चोटी है, ये आपके 597 मीटर, और सिरावास अलवर के 651 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर में 747 मीटर। उत्तरी अरावली में कोई दोस्तों दर्रा नहीं है। क्या नहीं है, दर्रा दोस्तों। दर्रा क्या होता है आगे बताऊंगा दोस्तों, यानी आपस में क्षेत्र को जोड़ने वाला, तो आपका दर्रा कहलाता है। मध्य अरावली से दोस्तों आपकी उत्तरी अरावली में चोटियां आपको याद करनी, उसके बाद मध्य अरावली जयपुर से सॉरी अजमेर से जयपुर तक। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर से जयपुर जिले में विस्तृत है। मध्य अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 700 मीटर, और इस क्षेत्र में लूनी नदी का उद्गम जो नाग पहाड़ से दोस्तों आपका होता है, मध्य अरावली से जो आपके नाग पहाड़ कहां पर है दोस्तों, अजमेर, जहां से दोस्तों लूनी नदी का उद्गम है, जो आपके पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपके मरुस्थलीय प्रदेश में जाती है। मध्य अरावली के प्रमुख चोटियों की बात करिए, गौरमजी कहां पर, अजमेर के अंदर, जो 934 मीटर है। मौर्या जी या मेरिया जी, जो टोडगढ़ दोस्तों, मेरिया जी भी कहते हैं, टोडगढ़ भी कहते हैं दोस्तों, अजमेर के अंदर है 933 मीटर। तारागढ़ अजमेर के अंदर है 873 मीटर। उसके बाद नागपहाड़ अजमेर के अंदर 795 मीटर दोस्तों, ये आपकी अलग अलग चोटी इनकी चोटियां हैं, गौरमजी, टोडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़। उसके बाद मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे दोस्तों, जो आपस में स्थान जोड़ने के कार्य करते हैं, बर दर्रा जो अजमेर के अंदर है, अरनिया दर्रा दोस्तों अजमेर के अंदर, सुरा घाट अजमेर के अंदर, पीपली अजमेर के अंदर, परवैया अजमेर के अंदर और शिवपुरी घाट अजमेर के अंदर। यानी बर, अरनिया, सुरा घाट, पीपली, परवेरिया, शिवपुरी घाट दोस्तों, ये सारे के सारे कहां पर है, अजमेर के अंदर ही है। अब दोस्तों दक्षिणी अरावली जो आपके आबू से अजमेर तक है, दक्षिणी अरावली का विस्तार राजसमंद
सिरोही और उदयपुर जिलों के अंदर क्या है विस्तार। और दक्षिणी अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, यानी सर्वाधिक ऊंचाई आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, गिरवा पर्वतीय क्षेत्र इस क्षेत्र में ही स्थित है। यानी बोराट का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार हो गया, गिरवा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र कहां पर? दक्षिण अरावली के अंदर ही। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां जो आपकी अपने अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722, और इस पर दोस्तों जो आपके एक मंदिर है उसको शामिल करें 1727 होता है, लेकिन 1722 तो एग्जैक्ट आपकी ऊंचाई है। दूसरी राजस्थान के सर्वोच्च चोटी शेरगढ़ 1597। तीसरी सर्वोच्च चोटी देलवाड़ा सिरोही 1442। जरगा उदयपुर 1431, जो जरगा उदयपुर और राजसमंद का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों ये। अचलगढ़ सिरोही के अंदर 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर दोस्तों आपकी हो जाएगी। उसके बाद आती है कमलनाथ जो उदयपुर के अंदर 1001 मीटर, सज्जनगढ़ जो उदयपुर के अंदर है 938 मीटर, सायरा जो उदयपुर में है वो 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर में 874, नागफनी उदयपुर 867 मीटर, गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर, आबू नो सिरोही दोस्तों आपके 1295 मीटर दोस्तों 1295। 1 मिनट बेटा मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। इसकी मैं चेक करके बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, इस चीज को छोड़ देना, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों आपसे देखा जाए, राजस्थान में अरावली के सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही में जिले में, जबकि राजस्थान में अरावली के सर्वाधिक चोटियां उदयपुर जिले में। दोस्तों याद क्या पूछा है? सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां पर आपकी? सिरोही। सर्वाधिक ऊंची चोटियां अभी पढ़ा था, सर्वाधिक कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में सर्वाधिक चोटियां भी आपकी, सर्वाधिक वैसे चोटियां बात करें ऊंचाई की दृष्टि से तो आपकी सिरोही में है, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखा जाए सर्वाधिक चोटियां आपकी उदयपुर में, जरगा होगी दोस्तों, हमने अलग अलग चोटियां पढ़ी थी ना। अच्छा लग कहां पर है? सिरोही में। दक्षिणी अरावली की प्रमुख दर्रे दोस्तों, उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, मध्य अरावली में अलग अलग दर्रे तो वो सारे के सारे अजमेर में है। और आपके दक्षिणी अरावली में जो प्रमुख दर्रे हैं सो अपने स्वरूप घाट जो पाली के अंदर है, देसूरी किनाल पाली, सोमेश्वर दर्रा पाली, यानी आपके स्वरूप घाट, देशवरी और सोमेश्वर, ये तीन आपके कहां पर है? पाली जिले के अंदर। उसके बाद आपकी कमली घाट जो दर्रा है राजसमंद में, गोरम घाट कहां पर है? राजसमंद में, हाथीगुड़ा दर्रा कहां पर है? राजसमंद में। ये तीन दर्रे आपके राजसमंद में हो, एक कमली घाट, एक गोरम घाट और एक हाथीगुड़ा दर्रा। उसके बाद आके देखा जाए केवड़ा किनाल जो कहां पर है? उदयपुर के अंदर, देवारी दर्रा जो उदयपुर, जो आपके हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दोस्तों मध्य अरावली के अंदर आपकी स्थित है, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार मध्य अरावली के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है इसके अंदर अपना उत्तरी अरावली, सॉरी आपके दक्षिण अरावली में, तो इसमें मान दे अगर आपसे पूछे हरिमोहन सक्सेना के अनुसार देवारी दर्रा कहां पर है, तो आपको मध्य अरावली करना है। हाथी दर्रा उदयपुर, फुलवारी किनाल उदयपुर, जिलवा पगल्या नाल मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। ये होते दोस्तों आपके प्रमुख अरावली की जो प्रमुख आपका विशेषता है इनके बारे में। आबू पर्वत खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र में सिवाना पर्वतीय क्षेत्र गोलाकार पहाड़ियां हैं, जिस 56 की पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां अलग है और 56 का पर्वत अलग है, याद रखना। 56 की पहाड़ी जालोर में और 56 का पर्वत, बताओ जल्दी से बताओ दोस्तों, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र गोलाकार पहाड़ियां दोस्तों, जो आपके पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है दोस्तों। इस पहाड़ी पर डोरा पर्वत है 869 मीटर, इसराना भाकर है 839 मीटर, रोजा भाकर है 730 मीटर और जारोल है आपके
588 मीटर। और सुंधा पर्वत भी आपका यहाँ पर है, जहां पर सुंधा पर्वत पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अरावली के प्रमुख दोस्तों पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। चोटी कौन सी, गुरु शिखर जो सिरोही में। उड़िया का पठार भी आपका कहां पर है, सिरोही। और सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा पठार नुमा, जो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू के पठार को इंसेल वर्ग की संख्या दोस्तों दी गई है। और बोराट का पठार दोस्तों गोकुंदा से उदयपुर, गोकुंदा तो उदयपुर आपके, कुंभलगढ़ से राजसमंद जो आपका मध्य का क्षेत्र है, वो बोराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर आपकी क्षेत्र है। और मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बेड़ज व गंभीरी जो नदियों के द्वारा अपरदित पठार है, 620 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। मैसा का पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, वो मैसा का पठार। और एक है मानदेसरा का पठार। मैसा का पठार और मानदेसरा का पठार ये दोनों आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में है। लसाड़िया का पठार की बात करें, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित व अपरदित पठारी क्षेत्र राजस्थान का सबसे कटा फटा प्रदेश दोस्तों पठार कौन सा है, यानी पूछा जाए राजस्थान का कटा फटा पठार कौन सा है, तो लसाड़िया का पठार, जो जयसमंद झील के पूर्व के अंदर जो विच्छेदित या अपरदित पठारी क्षेत्र है। देशहरे का पठार जयपुर में सॉरी उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र कौन सा है, देशहरों का पठार। और भोमट का पठार उदयपुर व डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी 3 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र, जहां भोमट जनजाति क्या करती है, निवास करती है, वो आपका भोमट का पठार। कंकनवाड़ी का पठार अरावली का भानगढ़ दुर्ग, जहां कंकनवाड़ी दुर्ग कंकनवाड़ी के पठार पर स्थित है। और अरावली के दोस्तों यह प्रमुख दोस्तों पठार यहाँ पर आपकी कंप्लीट होते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा दोस्तों, साथ में चाय आ गई, चाय पीऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, समझा करो आप। मैं ऊपर से दोस्तों एक बार पढ़ दो आप, बस इतना। अरावली के प्रमुख पठार पढ़ दो तब तक। शायद दोस्तों क्लास से जल्दी आ गई ना, एक बार पढ़ दो आप इतने। चलिए दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे। जो अरावली के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां आपके बात करी जाए, अरावली के अंदर जो प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां दोस्तों पढ़ेंगे। गिरवा दोस्तों उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा। अब पूछा जाए गिरवा कौन सी पहाड़ियों को कहते हैं, तो उदयपुर के आसपास पाए जाने वाली अर्धचंद्राकार व तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा। भाकर, भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर दोस्तों, आपके सिरोही के अंदर। मेवल, मेवल आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मेवल। और मगरा कौन सा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहलाती है। अब तीनों चीज आपने, चारों चीज याद होनी चाहिए। गिरवा तस्तरी नुमा आपकी क्षेत्र जो आपकी पहाड़ियां स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं उदयपुर के आसपास। भाकर जो पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियां। और मगरा उत्तर अपने उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है। उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां दोस्तों, झुंझुनू की पहाड़ियां, झुंझुनू की पहाड़ियां में पालखेत की पहाड़ियां, लोहागढ़ पर्वत, भोजगढ़ पर्वत, अधवाड़ा पर्वत और आपका नेहरा पर्वत, यह सारे के सारे दोस्तों झुंझुनू की पहाड़ियों में शामिल है। पालखेत की, लोहागढ़, भोजगढ़, अधवाड़ा और नेहरा। उसके बाद सिक्कर की पहाड़ियों की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, जीण माता की पहाड़ियां, हर्ष पर्वत और नेचवा पहाड़ी। और जयपुर में इग्गल की पहाड़ी, आमेर की पहाड़ी और बैराट की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जमुआ रामगढ़ की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां और जालाना तो आपके डोंगरी की पहाड़ियां और चूलगिरी दोस्तों, ये आपके जयपुर में। और अलवर के अंदर बात करी जाए, नीलकंठ की पहाड़ियां, काली अपने घाटी की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और देवगिरी की पहाड़ी। उसके बाद दौसा क्षेत्र, दौसा में देवगिरी की पहाड़ियां कहलाती है। और मध्य अरावली की पहाड़ियों की बात करें, मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर के अंदर, बीटली की पहाड़ी अजमेर पर, जो बीटली दुर्ग जो तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, बीटली की पहाड़ी पर दोस्तों इसे गढ़ बीटली दुर्ग इसीलिए कहते हैं कि वो कौन सी आपकी पहाड़ी पर बना हुआ है,
बीटली पहाड़ी पर। तारागढ़ दुर्ग को बीटली नाम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका मध्य अरावली। उसके बाद दक्षिणी अरावली की बात करें, भीलवाड़ा की पहाड़ियां, बीजासन की पहाड़ी, मंडल की पहाड़ी और बिजोलिया की पहाड़ी। उसके बाद राजसमंद की पहाड़ियों की बात करें, खमनोर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, कुकरा की पहाड़ियां और बिजराल की पहाड़ी। उदयपुर की पहाड़ी की बात करें, धोलिया डूंगरी, जोहलिया डूंगरी, अपने मनियोल पहाड़ी दोस्तों। मानगांव की पहाड़ी की बात करें, सिरोही में स्थित दोस्तों पहाड़ियां मनगांव की पहाड़ियां और पालखेड़ा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहां पर आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश दो कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो पश्चिमी आपका मरुस्थलीय प्रदेश और एक अरावली। अब अगला है दोस्तों उत्तरी आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प यानी चतुर्थ महाकल्प नियोजाइक एरा के प्लेस्टोसिन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़कों के निक्षेप और जमाव से दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। विस्तार की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में विस्तार मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के क्या है, पूर्व में। और अरावली पर्वतीय आपके जो क्षेत्रीय साइड पूर्व की साइड और पूर्वी मैदानी प्रदेश में दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 23%। याद करो, पश्चिमी मरुस्थलीय का 60%, जनसंख्या 40%। और अरावली में दोस्तों आपके 9% क्षेत्र और जनसंख्या दोस्तों 10%। और आपका उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश है जहां पर आपका क्षेत्रफल है 23% और आपकी जनसंख्या 40%। तो इस कारण सर्वाधिक दोस्तों आपका क्या हुआ, जन घनत्व दोस्तों कहां पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, अलवर, धौलपुर व डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के मध्य 56 ग्रामों का मैदानी भाग, 56 नदी नालों का समूह है, 56 का मैदान दोस्तों वो। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर आपके पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और इसका ढाल आपका पूर्व अपने पश्चिम से पूर्व की ओर है आपका। यानी आपकी अरावली की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जो जा रही है दोस्तों, वो किस साइड, उस तरफ जा रही है ना, वो ढलान वाली सारी नदियां आपकी पूर्व साइड ही। विशेषता की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भारतीय उच्चावच के उत्तरी विशाल मध्य विशाल का मैदानी का भाग है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व में 50 सेंटीमीटर यानी 500 मिलीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा का द्वारा विभाजित होती है दोस्तों। यानी मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर। जलोढ़ एलपी सोल मृदा होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश को सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश कहलाता है। सर्वाधिक दोस्तों कृषि योग्य प्रदेश की बात करें तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, जिसे कहते हैं एलपी सोल मृदा। और सर्वाधिक दोस्तों उपजाऊ मृदा आपकी जलोढ़ मृदा होती है। खनिज संपदा की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है, निर्धन प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अलग अलग खनिज निकल रहे हैं, अरावली में निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश केवल कृषि पर निर्भर है, इस पर किसी भी प्रकार का खनिज दोस्तों नहीं निकलता। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला दोस्तों भौतिक प्रदेश हो जाएगा। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है। जलवायु की दृष्टि से उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब आपको यहीं पर याद रखना है, अब मैं जब आपको जलवायु पढ़ाऊंगा तो इतनी डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पर डायरेक्ट मैं सिर्फ बता दूंगा कि इस प्रदेश में यह जलवायु है, इस क्षेत्र में यह जलवायु प्रदेश है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में यहाँ पर जलवायु कौन सी है, मिट्टी कौन सी है, कितनी वर्षा होती है, खनिज कौन से है, ये सारी चीजें आपको भौतिक प्रदेश के अंदर लगभग आपका राजस्थान ज्योग्राफी का 10% सिलेबस आपके भौतिक प्रदेश ही कंप्लीट करवा देता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। पश्चिमी पूर्वी के दोस्तों कौन से थे, मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें आपकी कौन सी नहरी दोस्तों, नहरों के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक हो रही थी। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में नलकूप और कुएं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी वर्गीकरण किया गया है, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग की दृष्टि से देखा जाए, चंबल बेसिन दोस्तों, चंबल बेसिन की प्रमुख आपकी भौगोलिक विशेषता की देखी जाए तो बीहड़ दोस्तों। अब दोस्तों बीड़ है, एक तो बीड़ शब्द, बीड़ तो आपका शेखावाटी क्षेत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों कहा जाता है बीड़। और बीहड़ क्षेत्र कौन सा, जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, बीहड़। बीहड़ चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन में से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं, बीहड़ कहलाता है। बीहड़ यानी चंबल कोटा से यमुना नदी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ, यानी चंबल नदी का अपनी
खतरनाक क्षेत्र है वो चंबल नदी के द्वारा दोस्तों कई पर दोस्तों वो आपको वहां पर दोस्तों डाकुओं की शरण स्थली है वो बीहड़। वहां पर अकेले व्यक्ति को गुजरने भी नहीं देते दोस्तों, डाकू इतने रहते हैं। यानी डाकुओं की शरण स्थली कौन सी है? बीहड़ है। और ये आपका बीहड़ क्षेत्र कौन सा? चंबल नदी द्वारा दोस्तों अमनाली का अपरदन दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर नदी का अपरदन समझ गए ना, मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन करना दोस्तों, यानी मिट्टी को अपनी नदी साथ लेकर चलना दोस्तों। तो वहां पर क्या हो जाएंगे गड्ढे, कई जो अपने गहरे गड्ढे हैं, कई छोटे, कई बहुत खतरनाक दोस्तों डरावना क्षेत्र। और बीहड़ चंबल आपके कोटा से यमुना नदी उत्तर प्रदेश तक पहला वह क्षेत्र दोस्तों आपका बीहड़ कहलाता है। उसके बाद दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन को 4 मैदानी प्रदेश में विभाजित किया गया है। एक रोही का मैदान जो जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश जिसे रोहित दोआब प्रदेश कहा जाता है। एक पड़ा था गगर दोआब प्रदेश जो आपके सतलज नदी और आपके गगर नदी वाला क्षेत्र है मरुस्थलीय प्रदेश में। और एक है रोही का मैदान जिसे रोही दोआब प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो भरतपुर के लेकर आपके भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदी का जो क्षेत्र है वो आपका। मालपुरा जो करौली का मैदान है, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास बाणगंगा नदियों के स्थित दोआब प्रदेश। खेराड़ प्रदेश की बात करें तो जहाजपुर जो भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र खेराड़ प्रदेश। अब बीहड़ क्षेत्र चंबल नदी द्वारा और खेराड़ प्रदेश आपका बनास नदी के द्वारा। और पीड़ माट का मैदान देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान कौन सा है? पीड़ माट का मैदान। उसके बाद आता है माही का मैदान, राजस्थान का दक्षिणी भाग माही नदी का आसपास दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, पास का क्षेत्र माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। 3 भौतिक प्रदेश इसके अंदर है दोस्तों, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, वागड़ प्रदेश। छप्पन में मैदान में आपके प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों व नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। और कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान, कांठल का मैदान। और वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला माही नदी से निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र। और माही बेसिन का प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा पूछा जा सके कि पुष्प प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? तो माही बेसिन का ही। अगला है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों। एक बार टाइम देख लेता हूं दोस्तों कितना हुआ है। चलिए टाइम तो हो चुका है वैसे दोस्तों क्लास का, लेकिन कर लेते हैं कि आज पूरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। कितना है दोस्तों मटेरियल एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों आज कर लेंगे दोस्तों, अपने 5-7 मिनट अब और लगेगी। फिर दोस्तों क्लास क्यों ना हम इस पर डबल क्लास रखें। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों, प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश चौथा भौतिक प्रदेश स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण हाड़ौती का पठार, इसमें कोटा बूंदी वारा झालावाड़ हाड़ौती पठार में आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हमने उत्पत्ति सारों की पढ़ी, अरावली की भी पढ़ी है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की पढ़ी है और आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश की भी पढ़ी है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे बनाइए? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मध्य जीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा या द्वितीय महाकल्प के क्रिटिशियस काल के गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से निकले लावा के जमाव के कारण दोस्तों क्या होता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति यानी ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया से दोस्तों। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हाड़ौती का पठार का विस्तार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का के मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसमें विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। इस कारण से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार है 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी 23 से 25 के मध्य। और देशांतरी की दृष्टि से देखा जाए तो 75 से आपका 77-25। हाड़ौती के पठार का विस्तार तो राजस्थान के अपने 3 जिलों में है, आपके 4 में से कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल की बात करें 24,185 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 7% रखता है। और हाड़ौती पठार में राजस्थान की कुल जनसंख्या 13% भाग निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का पठार राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा है। और ज्यादा अपने 10% हो गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आपका कितना 40%, अरावली 9% और आपके मरुस्थलीय प्रदेश कितना 60% 61%। हाड़ौती पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। हाड़ौती पठार की विशेषता की बात करी जाए
तो हाड़ौती पठार का अरावली पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित संक्रांति प्रदेश है। यानी एक तो साइड अरावली प्रदेश और एक साइड विंध्याचल जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, इसके मध्य वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है आपका? संक्रांति क्षेत्र आपका हाड़ौती का पठार। अरावली विंध्याचल प्रायद्वीपीय पठारी का क्षेत्र संक्रमण स्थल है आपका। हाड़ौती के पठार में बूंदी स्वाय माधोपुर के मध्य एक भ्रंश घाटी है, जिसे महान सीमा भ्रंश घाटी या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की संज्ञा दी गई है। आपसे पूछा जाए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कौन सी है, तो हाड़ौती पठार के अंदर जो बूंदी और स्वाय माधोपुर के मध्य की जो घाटी है उसे कहते हैं। हाड़ौती पठार के ज्वालामुखी दरारी उद्गार से निर्मित क्रिटिशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार, इस कारण हाड़ौती के पठार में बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम की क्या मिलते हैं? भंडार। बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम कहां पर पाया जाता है दोस्तों? आपके सॉरी दोस्तों, आपका इसमें आपके हाड़ौती पठार में। हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से निर्मित काली मृदा जिसे वर्टिसोल मृदा का विस्तार आपका हाड़ौती पठार में है। और काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है दोस्तों? कपास के लिए। हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है चंबल नदी और दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होती है, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र चंबल नदी तंत्र आता है दोस्तों इसमें। और इस कारण हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मृदा का अपरदन की समस्या क्या है? सर्वाधिक। चंबल नदी वाला सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? चंबल बीहड़ क्षेत्र। और उस क्षेत्र में दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्वाधिक अपरदन की समस्या चंबल नदी के आसपास है ही। हाड़ौती पठार राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता व भौतिक प्रदेश 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर आपकी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सभी जगह एक रूपता न होकर धरातलीय दृष्टि से भिन्नता है। इस कारण इस प्रदेश को 5 धरातलीय उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला आ जाएगा अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार, अर्धचंद्राकार रूपे पर्वत चोटियां जो बूंदी मुकुंदरा पर्वत चोटियों के रूप में जानी जाती है। और इसका विस्तार आपके उत्तर पूर्व से इंदरगढ़ से लाखेरी बूंदी के दक्षिण पश्चिम तक आपका विस्तार अर्धचंद्राकार अपनी जो श्रेणियां है इनका विस्तार हो जाएगा। उसके बाद आती है बूंदी की पर्वत श्रेणी। ये एक दोहरी पर्वतमाला है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी के निकट दोस्तों आपका बूंदी दर्रा जो देवली को कोटा मार्ग से जोड़ने का कार्य। दूसरा जेतावास दर्रा। तीसरा है रामगढ़ खटगढ़ दर्रा जो मेज नदी मार्ग पर बना है। चौथा है लाखेरी दर्रा। ये तीन अपने चारों के चारों आपके दोस्तों बूंदी की पर्वत श्रेणियों से ही संबंध है इनका। और इन पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई है 300 से 350 मीटर और इसका सर्वोच्च शिखर है सतूर जो 353 मीटर ऊंचा है। अगला है मुकुंदरा की पर्वत श्रेणियां। इसका विस्तार हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर है। और इस पर्वत श्रेणियों में समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 335 मीटर से 503 मीटर तक है। और मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है चांद बावड़ी 517 मीटर। चांद बावड़ी कहां पर है बताओ कमेंट बॉक्स में। चांद बाड़ी है, चांद बावड़ी सॉरी गलत बोल दिया ना, चांद बाड़ी। नदी निर्मित मैदान। इस क्षेत्र में चंबल व उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध, पार्वती, मेज और उनकी उपसहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का जमाव से हुआ है नदी निर्मित मैदान। और एक है शाहबाद उच्च क्षेत्र। 12 के पूर्वी के जो 12 के पूर्वी क्षेत्र के मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र जो आपका समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है वो शाहबाद उच्च क्षेत्र आ जाएगा। और इस सर्वोच्च क्षेत्र अपने जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात करें तो कस्बा थाना है जो 456 मीटर है। और इस क्षेत्र की विशेष भू आकृति रामगढ़ की पहाड़ी घोड़े की नाल जो हॉर्स शो टाइप दोस्तों कहते हैं। और रामगढ़ की पहाड़ी का उद्गम स्थल है टेक्टोनिक कारणों से दोस्तों। और अगला है झालावाड़ का पठार। मुकुंदरा की श्रेणियां जो 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र और मालवा के पठारी क्षेत्र का अभिन्न अंग। और डंग गगदर उच्च प्रदेश। ये क्षेत्र हाड़ौती के पठार के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है और ये 450 मीटर क्या है ऊंचाई वाला क्षेत्र आ जाएगा डंग गगदर प्रदेश। और अगला है इस क्षेत्र में दोस्तों चंबल नदी बना अपना पश्चिमी सीमा बनाती है। उस क्षेत्र में ये आपके होने पर इसी क्षेत्र दोस्तों कृषि क्षेत्र है दोस्तों। और वो नोट लगाकर ये चीज लिखी गई। ऊपर माल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच पठारी क्षेत्र जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का ही भाग है। यानी ऊपर माल जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो भाग है वो ऊपर माल का पठार प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर आपका राजस्थान की भौतिक प्रदेश का होता है समापन।
ठीक है, क्लास दोस्तों जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखना सभी स्टूडेंट, अगर आप बीच में जुड़े हो, और इसकी पीडीएफ भी एक बार आप जरूर पढ़ लेना। जो हमारे पेड स्टूडेंट है दोस्तों, उनसे मैं कहता हूँ कि क्लास समाप्त हो इसके 1-1.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपकी पीडीएफ वहां पर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। 1-1.5 घंटे के बाद दोस्तों पीडीएफ देख लेना, वहां पर क्लास सेक्शन के अंदर ही मिल जाती है क्लास पीडीएफ के नाम से। जैसे आप क्लास ओपन करते हो वहीं पर आपका सेक्शन अलग होता है, एक तो व्यू करने का क्लास का और एक होता है क्लास पीडीएफ का। तो क्लास पीडीएफ को रिवीजन जरूर कर लेना। प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल है सारी क्लासों का दोस्तों, जो आपने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रिंट निकालना चाहते हो तो निकलवा लीजिएगा एक साथ दोस्तों। आपने नोट्स का परचेज किया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।